नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस दूसरे व्याख्यान में। मेरा नाम कपिल ओबराय है और मैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में कार्यरत हूँ। इस व्याख्यान में हम भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसको हम जीआईएस बोलते हैं, के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे। इस व्याख्यान में हम निम्न बिंदुओं को कवर करेंगे। हम पहले देखेंगे कि जीआईएस क्या होता है। जीआईएस के हम घटक या जिसको कंपोनेंट्स बोलते हैं वो देखेंगे। जीआईएस की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम समझेंगे। क्योंकि भूगोलिक सूचना प्रणाली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हम ये देखेंगे कि भूगोलिक सूचना प्रणाली की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ या क्षमता है। उसके बाद हम जीआईएस के विभिन्न अवयवों या एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि डेटा के प्रबंधन, उसके कैप्चर, उसके एनालाइज, उसको विजुलाइज के लिए उपलब्ध होते हैं। और आखिरी में हम जीआईएस के कुछ अनुप्रयोग और एप्लीकेशंस को देखेंगे। जीआईएस की डेफिनेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझें। हमें पता है कि डेटा या आंकड़े क्या होते हैं, बट जब हम डेटा के आगे जियोस्पेशल को जोड़ देते हैं या भूस्थानिक, उसका क्या मतलब होता है। डेटा का हमें पता है कि डेटा का मतलब आंकड़े होता है। जब हम जियोस्पेशल या भूस्थानिक को डेटा के सामने जोड़ देते हैं और हम बोलते हैं भूस्थानिक डेटा, तो हम दो चीज़ों को कहना चाहते हैं, या ये भूस्थानिक डेटा दो चीज़ों को वर्णन करता है। पहला, उसकी स्थान के बारे में या लोकेशन, बट सिर्फ स्थान ही नहीं, बट उस स्थान की क्या विशेषताएं हैं, या जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसको हम इस राइट में एक पिक्चर से समझ सकते हैं, जिसमें हमने एक स्ट्रीट नेटवर्क को दिखाया है और ये जो एरो दिखा रहा है ये इस सेगमेंट ऑफ स्ट्रीट की प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है। अगर हम इस स्ट्रीट सेगमेंट की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि उसकी लोकेशन यहाँ से यहाँ तक है, जो कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जा रही है। दूसरी, तो ये अगर हम बात करें भूस्थानिक डेटा, ये इसका एक एग्जांपल है। तो हमें लोकेशन डिपिक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट ज्योग्राफिक भी हो सकते हैं, प्रोजेक्टेड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये जो रोड है ये इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रही है और उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं। दूसरी बात है विशेषता। तो रोड की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसकी विशेषता हो सकती है कि उस रोड की लंबाई कितनी है, उस रोड का नाम क्या है, अगर उस रोड की गति सीमा की कोई लिमिट है या नहीं है, क्या वो रोड एक तरफ है कि हम उसमें दोनों तरफ जा सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। तो अगर हम उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम इस रोड नेटवर्क को समझें, तो लोकेशन हमें दिखाता है उसके स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट, उसका शुरू का पॉइंट और आखिरी का पॉइंट, और उसकी जो विशेषताएं हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इस सेगमेंट का नाम स्टेट हाईवे 8 है, उसका लेंथ 755 मीटर्स है, इसका जो लिमिट है या गति सीमा है वो 35 माइल्स पर आवर है, और इस सेगमेंट में हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो जियोस्पेशल डेटा या भूस्थानिक डेटा दर्शाता है दो चीज़ें। एक तो स्थान का वर्णन करता है, बट स्थान के अलावा उसकी विशेषताओं को भी बताता है। और अगर आप देखें तो ये दोनों से ही ये दोनों चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं और एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें सिर्फ उसकी लोकेशन पता है और कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं पता नहीं है तो उसकी यूसेज भी कम होगा। तो अगर हमें पता करना है ऐसे कौन से स्ट्रीट सेगमेंट हैं जो दोनों दिशा में हम चल सकते हैं, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें पता करना है कि ये पर्टिकुलर हाईवे कहाँ है, तो हम उसके नाम से उसको सर्च कर सकते हैं।
तो बेसिकली भूस्थानिक डेटा दो चीज़ों का मैंने का वर्णन करता है। एक तो स्थान के बारे में बताता है, बट उसके साथ साथ उस स्थान की विशेषताओं को भी दर्शाता है। ना दूसरी बात ये है कि जो भूस्थानिक डेटा है ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं जगह पे होती है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहे हैं कि स्थान या लोकेशन मैटर्स, कि जो जगह का बहुत महत्व होता है। अगर हम देखें कि जगह के बेसिस पे हमारे बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे इमरजेंसी के आपातकाल के समय हमें ढूंढना है कि निकटतम अस्पताल कहाँ है, और अगर हमें घर भी बनाना है तो वो भी हमारा लोकेशन या स्थान पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ढूंढते हैं कि हम घर कहाँ बनाएं। क्योंकि घर बनाने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे सभी एमिनिटीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे ग्रॉसरी की शॉप्स है, वहाँ पे निकटतम कुछ अस्पताल या वो सब चीज़ें हैं। उस बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे घर बनाना चाहिए। हम आपदा की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं कहाँ होती हैं वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमें पता करना है कि आपदा आई है किस जगह पे वो आई है, कितने लोग वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं, ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो वो जानना चाहते हैं कि जो क्राइम है या कुछ रिस्क एरिया हैं वो कहाँ हैं। तो अगर आप देखें तो स्थान का बहुत बहुत महत्व होता है, और बहुत सारे हमारे निर्णय स्थान के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम नीचे दर्शा रहे हैं कि बहुत सिंपल सा निर्णय, जैसे कि अगर रात को हमें खाना खाने किस रेस्टोरेंट में जाना है, वो भी हमारा स्थान के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम देखेंगे कि नियरेस्ट लेट्स से वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कहाँ है और हम वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। और दूसरा आपदा से रिलेटेड प्रश्न, जैसे जो इमरजेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, कि सपोज़ भूकंप के कारण क्षेत्र के कौन से हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वो भी हमें स्थान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और स्थान से हमें पता लगता है कि अगर भूकंप आया तो कौन कौन से हिस्से, कौन कौन सी लोकेशन ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब हम जीआईएस को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इसको परिभाषित भी करेंगे। जब हम जीआईएस बोलते हैं, हमने इसको देखा था भूगोलिक सूचना प्रणाली, तो दो वर्ड आते हैं। हम भौगोलिक और भूस्थानिक शब्द को पर्यायवाची के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे भौगोलिक बोलें या भूस्थानिक बोलें। दूसरी चीज़ है, ये पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की बारे में जानकारी देता है। तो अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट और अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी देता है। और ये कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम इस सूचना प्रणाली से ले सकते हैं, कि सपोज़ उस जगह पर क्या है या उस जगह पर क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। और हमें वक्त का, टाइम का भी एक याद रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम के ऊपर भी बेस्ड है। तो हम स्पेशल टेम्पोरल भी बोलते हैं। जब हम जीआईएस की बात करते हैं तो हम भूगोलिक सूचना प्रणाली तो बोलते हैं, और इंग्लिश में हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, पर लिटरेचर में एस के कई और मायने भी हैं। हम एस को एज अ सिस्टम, तो ये डिपेंड करता है आप कौन और कैसे जीआईएस को परिभाषित कर रहे हैं। हम एस को एज अ सिस्टम, जिसमें हम टूल्स और टेक्नोलॉजी या उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमें ये आंकड़े के प्रबंधन, उनके एनालिसिस, उनके डिस्प्ले में मदद करता है। बट हम जीआईएस को एज अ साइंस, एस को हम साइंस भी समझ सकते हैं, जो कि जीआईएस सिस्टम को बनाने के कॉन्सेप्ट, उनके सिद्धांत वगैरह को डील करता है। तीसरा, एस को हम स्टडीज़ के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब हम जीआईएस का यूज़ करके विभिन्न एरिया में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीआईएस में जो एस है उसको हम सिस्टम, जिसमें एक टिपिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें हम जीआईएस जो हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है उसको उसके संदर्भ में समझ सकते हैं, या जीआईएस को हम
साइंस भी कह सकते हैं, जो कि जीआईएस सिस्टम को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट और सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करता है। और जीआईएस को हम स्टडीज़ या अध्ययन के में भी देख सकते हैं, जो कि एक जीआईएस सिस्टम को विभिन्न एरिया में यूज़ करने को कहते हैं। तो हम जीआईएस को जो सिस्टम है, एस को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं जब हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। हम साइंस भी बोल सकते हैं जब उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं या सिद्धांत हैं या जीआईएस को कैसे और अच्छा बनाया जाए, वो साइंस में आएगा। अगर हम जीआईएस को यूज़ करेंगे अध्ययन किसी में, सपोज़ लैंड यूज़, लैंड कवर या किसी और एरिया में, तो हम उसको स्टडीज़ के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम जीआईएस की एक परिभाषा को देखते हैं और समझते हैं कि जीआईएस के क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। तो जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो कि हमें भौगोलिक आंकड़ों के प्रोसेसिंग, जिसको हम बोल रहे हैं उसको कैप्चर करना, उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, पुनः प्राप्ति, उसको एनालाइज करना, उसको डिस्प्ले करने की सुविधा देता है, जिसके थ्रू हम विभिन्न निर्णय ले सकते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन के हिसाब से हमें चाहिए। सो हम जीआईएस को परिभाषित कर सकते हैं एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो कि भौगोलिक आंकड़ों का प्रोसेसिंग, जिसमें कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रदर्शित या डिस्प्ले करना, ये सब चीज़ों की सुविधा हमें प्रोवाइड करता है। हम जीआईएस को एक लेयर स्टैक या सीरीज ऑफ लेयर्स के संदर्भ में भी देख सकते हैं। हम जो ज़मीन में जो घटना हो रही है उसके संदर्भ में बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं और जीआईएस में उन लेयर्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है कि हम बहुत सारी लेयर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जगह के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, रोड नेटवर्क्स, सॉइल, विभिन्न तरह की सुविधाएं, उसकी वाटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, सबको हम अलग अलग लेयर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नीड के बेसिस पे हम उसको एनालाइज और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी जीआईएस की पुस्तक देखेंगे तो आपको ये लेयर स्टैक डायग्राम दिखेगा, जो कि एक जीआईएस का हॉलमार्क है। इसका हम ये कहना चाहते हैं कि हम जीआईएस के थ्रू विभिन्न जो फिनोमिना हो रहा है ज़मीन पर, उसको विभिन्न लेयरों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि सपोज़ हमारे पास मिट्टी की जानकारी है और हमारे पास पार्सल की जानकारी हमने अलग अलग लेयर में स्टोर करी है, तो अगर हम मिट्टी की जानकारी और ये पार्सल की जानकारी को ओवरले करेंगे या उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उन पार्सल्स में किस तरह की सॉइल टाइप है। या अगर हम स्ट्रीट्स और पार्सल को आपस में ओवरले करेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रीट किस पार्सल से गुजर रही है। तो हम रन टाइम में ये सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ना कि हम इंडिविजुअल लेयर को देख सकते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पर हम एक या दो लेयर को इंटरैक्ट करके एक नई इन्फॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें इंडिपेंडेंट अगर हम अलग से उन लेयर को देखेंगे तो हमें वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम जीआईएस की बात करें तो हमें ये लेयर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, इनको इंटीग्रेट करने की, तो ये डेटा विभिन्न सोर्सेज से भी आ सकता है और जीआईएस में इन सबको हम इंटीग्रेट करके मैप बना सकते हैं और नई सूचना को निकाल सकते हैं, जिसको हम स्पेशल एनालिसिस भी बोलते हैं। जब हम जीआईएस की बात करते हैं और लेयर्स की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर फीचर्स टाइप की बात करते हैं, जिसमें सपोज़ अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट या स्ट्रीट, तो इस वाली लेयर में सिर्फ स्ट्रीट की ही इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल की, तो उस लेयर में हम सिर्फ मिट्टी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन को एकत्रित
करेंगे, बट जैसा हमने कहा कि हम उसको आपस में लिंक करके भी देख सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मल्टीपल सोर्सेज या मल्टीपल लेयर से चाहिए वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए। अब हम ये बात हम देख सकते हैं कि जीआईएस कोई नया नहीं है, हम हमारी दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप सब लोगों ने गूगल मैप्स, गूगल मानचित्र का उपयोग किया होगा। इसरो में भी हमारे पास भुवन जियो पोर्टल है जो सिमिलर कैपेबिलिटीज़ देता है। अगर ये सपोज़ ये कोर्स हम फिज़िकली हो रहा होता और आप यहाँ पे आना चाहते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में, तो सबसे पहला काम आप करते कि सपोज़ आप बस स्टैंड या बस के थ्रू आ रहे हैं, तो आप ये देखना चाहेंगे कि वो बस स्टैंड से IARS कितनी दूरी पे है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हम उसकी GIS की जो गूगल है यहाँ पे हमें डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कैपेबिलिटी देता है, और पीछे हम मानचित्र को भी देख सकते हैं जहाँ पे हम जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि बस स्टैंड से IARS आने में हमें इतना टाइम लगेगा। अगर आप देखें तो ये एक GIS का एक वेब रूपांतर है जहाँ पे सारा डेटा हमें वेब पे अवेलेबल है, और हम जब चाहें उस डेटा को देखकर अपना निर्णय ले सकते हैं। गूगल हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है, जैसे हम एड्रेस टाइप करते हैं तो वो हमें मैप में दर्शा देता है कि वो कहाँ पे है, जिसको हम जियो कोडिंग बोलते हैं, या उसको रिवर्स जियो कोडिंग दोनों टर्म्स हम यूज़ करते हैं। दूसरा, ये हमें उस जगह के स्थान हम जूम इन करके देख सकते हैं, हम यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस को भी ऑन ऑफ या कर सकते हैं। तो विभिन्न इस्तेमाल के लिए ये हमें सारी मानचित्र के रूप से हमारे पास जानकारी उपलब्ध करवाता है। दूसरा जो हम GIS का इस्तेमाल करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, वो है अपनी ट्रेन को ट्रैक करने का। पहले अगर आपको याद हो बहुत मुश्किल होता था, अगर कोई आपका रिलेटिव आपसे मिलने आ रहा है और आपको रेलवे स्टेशन उसको रिसीव करने जाना है, तो आपको उनको कॉल करके पूछना पड़ता था कि वो कहाँ तक अभी पहुँचे हैं और कितना टाइम लगेगा। बट अगर आप देखें इस ट्रेन को आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अभी वो कौन से स्टेशन पे रुकी है और उसको कितना और टाइम लगेगा आपके उस ट्रेन को आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखें इन सब एप्लीकेशन से हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल हो गई है, और सब इन्फॉर्मेशन हमारे अब फिंगर टिप पे अवेलेबल है। दूसरा, अब आप घर बैठे भी जैसे आप घरों की तलाश वगैरह कर सकते हैं। आप चाहें अपनी उस जगह का नाम, बहुत सारे पोर्टल्स अब अवेलेबल हैं जहाँ पे आप घर बैठे ही अपने नए घर की खोज को कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी आपके पास एक मानचित्र उपलब्ध होता है, आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, उसके नियरेस्ट में आप सपोज़ कितने रूम का आपको कमरा चाहिए या घर चाहिए, किस प्राइस का चाहिए, आप घर बैठे वहाँ पे उसको पता कर सकते हैं, और साथ में उस घर की इमेजेस, फ़ोटोग्राफ, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके आसपास क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, आप सब घर बैठे इस्तेमाल आपके पास उपलब्ध है। तो अगर आप देखें तो ये GIS के डेटा को प्रोवाइड करता है, और हम सिंपल क्वेरी बेस्ड फंक्शन से इधर हम अपना घर की तलाश कर रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि कौन से एरिया में चाहिए, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 1 बेडरूम फ्लैट चाहिए या 2 बेडरूम फ्लैट चाहिए। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उसके आसपास क्या है, तो हम घर बैठे ही अपना निर्णय एक नई घर के खोज के लिए कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम कैब बुकिंग कहते हैं। तो आप घर बैठे अभी सपोज़ आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, तो आप कैब बुकिंग ऐप्स के माध्यम से पता कर सकते हैं कि नज़दीकी कैब या टैक्सी कहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको बुक कर सकते हैं, और वहीं से आपको पता भी लग जाएगा कि वो कितनी देर में आपके पास पहुँचेगा, और आपको बहुत आसानी से आप अपना गंतव्य तक पहुँच सकते हैं।
बट इसको अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें, अगर सपोज़ किसी के पास फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हैं और वो उसको ट्रैक करना चाहता है, उसके पास टैक्सी का एक समूह है और वो अपने सब टैक्सियों को रियल टाइम में मॉनिटर करना चाहता है, तो ये भी जीआईएस के माध्यम से, तो इधर हम जीपीएस जीआईएस का इंटीग्रेशन और आईसीटी टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो ना कि सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट है, बट जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी अपने टैक्सीज़ को रियल टाइम में देख सकता है, जिससे कि उनकी टैक्सीज़ का कोई गलत इस्तेमाल वगैरह नहीं कर रहा है, उसके लिए भी उनको फ़ायदा मिलता है। अब हम थोड़ा सा ये हमने अभी तक हमने समझने की कोशिश करी कि भूस्थानिक डेटा क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हमने ये भी देखा कि हमने जीआईएस को एक परिभाषित करा, और हमने ये भी देखा कि जीआईएस के कॉमन एप्लीकेशन जो हम दिनचर्या में यूज़ करते हैं वो क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। हम ये अगर हम बोलें कि जो स्पेशल एनालिसिस या स्थानिक बेस्ड विश्लेषण है, ये कोई नया नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा जो कि बहुत पॉपुलरली कोटेड होता है हर जगह, वो है लंदन कॉलरा एपिडेमिक। सो 1854 में एक लंदन के सोहो डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलरा का एपिडेमिक हुआ था। उस समय ये पता नहीं था कि ये जो कॉलरा या हैज़ा जो है ये कैसे फैलता है। इसको एक बहुत ही मिस्टीरियस डिजीज़ के तरह समझा जाता था। उस समय डॉक्टर जॉन स्नो थे जो कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। उनको ये पता था कि ये पानी के द्वारा फैलता है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं आपको मानचित्र दिखा रहा हूँ, ये मैप बनाया जिसमें जो नीला गोलाकार है वो लोकेशन ऑफ वाटर पंप दिखाता है, और जो रेड मार्क्स हैं प्लस सिंबल, ये जो मृत्यु हुई हैं उस मिस्टीरियस बीमारी से, उनकी लोकेशन को दर्शाता है। अगर आप जैसे इस मानचित्र को आप देखेंगे, आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे जितने भी रेड डॉट्स हैं वो एक सेंट्रल रीजन में ही कन्फाइंड हैं। सारे जो हैं वो सेंट्रल रीजन में ही कन्फाइंड है। तो इस मानचित्र के द्वारा उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को एडमिनिस्ट्रेशन को प्रूव करा कि ये जो है, ये जो डेथ्स हैं ये पानी की, गंदे पानी के पीने से हो रही हैं, जो कि लोग ये जो सेंट्रल में जो वाटर पंप है यहाँ से पानी को लेते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, उस पंप का हैंडल को तोड़ दिया जिससे कि लोग वहाँ से पानी ना पी सकें, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। तो ये प्री कंप्यूटर एज की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये देखा जाए कि एक फिनोमिना का रिलेशन दूसरे फिनोमिना से, मतलब वाटर पंप का डेथ से रिलेट किया गया, और एक पैटर्न दिखा गया जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करा गया कि ये एपिडेमिक कॉलरा जो है ये वाटर बॉर्न है, और इसको कैसे उसका प्रिवेंशन किया जाए। अगर हम अब की बात करें, कोविड-19 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जीआईएस के बहुत सारे एप्लीकेशंस बने गए हैं। एक आपने बहुत सारे डैशबोर्ड्स देखे होंगे जो कि इंटरनेशनल WHO द्वारा भी हैं। सबसे पहला जो डैशबोर्ड था वो जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी ने बनाया, जो कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने एक्टिव केसेस हैं, ये सब हमें एक सिंगल स्नैपशॉट में दर्शाता है। यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल डैशबोर्ड भी कोविड-19 के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किए गए। दूसरा, अगर आप देखें तो एक बहुत सारी कंट्रीज़ ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोविड के बारे में जानकारी के लिए आरोग्य जैसे बहुत सारे ऐप्स बनाए। इंडिया का जो ऐप है उसको हम आरोग्य सेतु बोलते हैं। इसके थ्रू अगर आप देखें बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है। अगर हम जीआईएस फंक्शंस की बात करें तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके प्रतिनिधि में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, तो आप डिस्टेंस डाल के उसको चेक भी कर सकते हैं। और बाद में जैसे आपको पता है वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो इसमें कोविन की फंक्शनैलिटी भी ऐड हुई, तो आप घर बैठे ही अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जान सकते हैं और बुक वगैरह कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, सारी इन्फॉर्मेशन को लोगों के तक पहुंचाना और बाकी प्रबंधन भी आसान हुआ। अब हम जीआईएस के घटक के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि भूसूचना
जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा जिसके ऊपर ये काम करता है, लोग जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं विभिन्न पर्पसेस के लिए, और प्रक्रिया, किस प्रक्रिया को फॉलो करके वो डेटा को एनालाइज करते हैं। ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है कंप्यूटर या सिस्टम, जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, वो जो सॉफ्टवेयर हमें डेटा को प्रोसेस करने, डेटा को स्टोर करने, डेटा को इनपुट करने, डेटा को मैप के फॉर्म में डिस्प्ले करने की सुविधा देता है। और जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं जीआईएस के साथ, वो है प्रिंटर और प्लॉटर, जिसको हम रिपोर्ट को प्रिंट करने या हार्ड कॉपी मैप में प्रिंट करने की, मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम स्कैनर या डिजिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। हम और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीपीएस डिवाइस और मोबाइल डिवाइस, जो कि हम फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको भी हम जीआईएस में ला सकते हैं। जहाँ तक कि सॉफ्टवेयर की बात होती है तो जीआईएस सॉफ्टवेयर को हम 2 कैटेगरी में परिभाषित कर सकते हैं। एक तो हो गए कमर्शियल, जिसको कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर COTS बोलते हैं, या दूसरा हो गया ओपन सोर्स। तो एक प्रोप्राइटरी हो गया और एक फ्री एंड ओपन सोर्स, जिसको आप बिना किसी लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन के फ्री फॉर फ्रीडम की जिसको बोलते हैं, के माध्यम से आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं देना है, ना आपको परचेज़ करना है, और आप अपनी सुविधा अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमने जैसे बात करा, डेटा प्रबंधन, डेटा विश्लेषण वगैरह की एप्लीकेशंस उसमें अवेलेबल होती हैं। तो हम जीआईएस को एज अ टूल, सेट ऑफ टूल बॉक्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमें डेटा इनपुट का टूल, डेटा दर्शाने का टूल, डेटा एनालाइज का टूल अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं सॉफ्टवेयर के, तो अगेन ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम प्रोप्राइटरी या कमर्शियल की बात करें तो ArcGIS है, जो कि ESRI द्वारा है। सिमिलरली हमारे पास जियो मीडिया है, जो कि हेक्सागन के द्वारा कंपनी उसको बनाती है। मैनीफील्ड है, जो कि मैनीफील्ड कंपनी बनाती है। अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास QGIS है, हमारे पास ओपन जंप और ग्रास इसके उदाहरण हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है डेटा। बिना डेटा के आपके पास एक बहुत अच्छी मशीन है, पावरफुल मशीन है, आपके पास एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर भी है, बट जब तक आप उसको डेटा नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये डेटा ड्रिवन ये वाले जीआईएस होता है। और एक चीज़ और है, जो हमारा विश्लेषण की सटीकता जो होगी वो हमारी डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कंप्यूटर टर्म्स में आपने ये सुना होगा, जिसको हम GIGO बोलते हैं, विच इज़ गार्बेज इन इज़ गार्बेज आउट। तो अगर विश्लेषण उतना ही सटीक होगा जितना आपका डेटा की गुणवत्ता होगी। डेटा को हम 2 तरह के देख सकते हैं, एक होता है स्पेशल, दूसरा होता है, जैसे हमने अभी अपनी शुरू की स्लाइड में देखा था, नॉन स्पेशल या कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्पेशल जो हमें उसकी स्थान की इन्फॉर्मेशन देता है, और नॉन स्पेशल जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को बताता है। हम डेटा को हार्ड कॉपी, डिजिटल और इमेजरी के से भी उप विभाजित किया जा सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है लोग, या जो पेशेवर लोग हैं जो जीआईएस को यूज़ करते हैं, या पीपल्स हैं जो लोग हैं उस जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं, और वो डेटा को इनपुट करना, परिणामों की व्याख्या करना, प्रस्तुत करने के लिए लोगों की बहुत ज़रूर आवश्यकता होती है। आखिरी जो उसका कंपोनेंट है वो प्रोसीजर या प्रक्रिया है। इस मीन अगर अब डेटा भी है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, अब उसको कैसे डेटा को लें और कैसे उसको परिभाषित, उसको स्टोर करें, कैसे मैनिपुलेट करें, उसका भी आपको एक सटीक विश्लेषण के लिए हमें एक सुसंगत तरीके की आवश्यकता होती है, जो कि इसको हम 5वां घटक, जिसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि जीआईएस की प्रक्रिया क्या है। अगर जीआईएस का हमें काम करना है तो हम जीआईएस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, हम उस पहले प्रॉब्लम को परिभाषित करते हैं।
सपोज़ मान लीजिए हमें एक नई जगह की को ढूंढना है अपने नए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। दूसरा हम डिफ़ाइन करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे क्या क्या क्राइटेरिया हैं, मानदंड को परिभाषित करना। सपोज़ यहाँ पे हम मानदंड ले रहे हैं कि हमारा जो नया लोकेशन हो वो हमारे क्लाइंट से पास हो, कनेक्टिविटी रोड वगैरह से भी अच्छी हो। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जीआईएस प्रोसेस में है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और जैसे कि हमने पीछे जीआईएस कंपोनेंट से उसको समझा था, और जो कि डेटा को बनाना या डेटा को इंपोर्ट करना है, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे इस प्रोसेस का। जैसे हमने पिछले स्लाइड में समझा था कि डेटा का आउटपुट की गुणवत्ता जो है हमारे इनपुट डेटा की गुणवत्ता पे डिपेंड करती है। जब हमने डेटा को क्रिएट कर लिया, फिर हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम एनालिसिस या विश्लेषण में करना चाहेंगे, जिससे कि हम वो स्थान को ढूंढ सकें जो कि हमारे क्राइटेरिया सब, जो कि हमारे क्लाइंट से नज़दीकी, रोड से कनेक्टिविटी और अदर प्रॉक्सिमिटी को ध्यान पे रखते हैं। इस एनालिसिस के बेसिस पे हम मैप्स या आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। उस आउटपुट के बेसिस पे हम डिसीज़न या फैसला ले सकते हैं। अगर हम उस फैसले से खुश नहीं हैं तो हम इस प्रोसेस को दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। हम रीडिफ़ाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को, या हम क्राइटेरिया को और फर्दर रिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से डेटा को नया डेटा को क्रिएट या यूज़ कर सकते हैं और इन चेन को फिर से फॉलो कर सकते हैं। जीआईएस हमें बहुत सारी क्षमता आउट ऑफ बॉक्स देता है। सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, सिस्टम के पर्सपेक्टिव में। तो डेटा को कैप्चर, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का भंडारण या स्टोर करना, डेटा का मेंटेनेंस करना। जब हमने डेटा को ले लिया, उसको स्टोर कर लिया, तो उसको रिट्रीव करना, जिसको हम क्वेरी करना बोलते हैं, और डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को चेंज करना, डेटा का एनालाइज करना, विश्लेषण, फिर डेटा को डिस्प्ले, और डेटा को हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में। और ये सब कैपेबिलिटीज़ हमें एक टिपिकल जीआईएस सॉफ्टवेयर देता है। अब जीआईएस हमें निम्न सवालों के जवाब दे सकता है, जैसे कि लोकेशन बेस्ड सवाल या भौगोलिक स्थान के रिलेटेड सवाल, जैसे उस जगह पर क्या है। तो सपोज़ जैसे हम गूगल मैप्स की बात करें, तो हम कहीं क्लिक करेंगे तो उस जगह की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस जगह पर क्या है। दूसरा है, ये हमें स्थिति या कंडीशन के बारे में भी बताता है। अगर हम पापा लॉन्ग टर्म डेटा सीरीज़ है तो हम पता कर सकते हैं कि ग्लेशियर की स्थिति अभी क्या है, क्या वो कैसी है, वो घट रही है, बढ़ रही है। दूसरा, हम रुझान या ट्रेंड भी देख सकते हैं, क्या जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें चेंज हो रहा है नहीं, जैसे कि क्या धरती का तापमान बदल रहा है। दूसरा, ये हमें पैटर्न के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे कि हमने जॉन स्नो वाले मैप से देखा, क्या कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, इसमें हमने देखा था कि जो भी हमारी मौतें हुई थी वो वाटर पम्प के आसपास की लोकेशन पे ही हुई थी। दूसरा, जो जीआईएस हमें कैपेबिलिटी देता है वो मॉडलिंग की देता है। तो हम डिफरेंट सिनारियोज़ को बिल्ड कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिफरेंट सिनारियो को समझने के लिए हम इस जीआईएस में मॉडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट सिनारियो के लिए डेटा सेट्स वगैरह को हम बिल्ड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, इस सिनारियो में अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर इतना रेनफॉल होता है तो फ्लड का क्या हाल होगा। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जीआईएस के बारे में और जानते हैं। जीआईएस के जो तत्व होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझने की अब कोशिश करेंगे। तो जीआईएस हमने जैसे समझा, भौगोलिक सूचना प्रणाली, वो हमें जो रियल वर्ल्ड में जो फिनोमिना दिख रहा है वो हमें कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में दर्शाने की कोशिश करता है। और दर्शाने के दो मेथड होते हैं। हम या तो उसको रास्टर फॉर्मेट में दर्शात कर सकते हैं, या उसको वेक्टर, जिसमें कि हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और जब हम उसको कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट्स होते हैं जिनको कि टिपिकल जीआईएस सॉफ्टवेयर अपने अपने डिपेंडिंग ऑन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करता है। अगर हम जीआईएस की बात करें एलिमेंट्स की, तो वो हमें भूस्थानिक डेटा को स्टोर मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी देता है। तो डेटा में दोनों चीज़ें आएंगी, स्पेशल भी और नॉन स्पेशल भी। डेटा को अक्वायर करना, डेटा का प्रबंधन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जीआईएस का, क्योंकि अगर डेटा को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हमें बाद में उसको रिट्रीव करना और एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा। डेटा को दर्शाना, डेटा को एक्सप्लोर करना और बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने डेटा भी कलेक्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज भी करा। इम्पॉर्टेंट है कि हम डेटा का कैसे विश्लेषण या एनालाइज करें जिससे कि जो हम आंसर चाह रहे हैं अपने प्रॉब्लम का उससे हमें मिल पाए। अब हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की। तो हमने जैसे समझा था कि डेटा दो तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तो स्पेशल डेटा और दूसरा है एट्रीब्यूट जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। जैसा कि हमने शुरू की स्लाइड्स में समझा था कि अगर हम रोड की बात करें या सड़क की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी लंबाई, उसका नाम, उसकी गति सीमा और उसकी दिशा। सिमिलरली जब हम स्पेशल या स्थान की बात करते हैं तो हम उस डेटा को, जैसे हमने पीछे स्लाइड में समझा, हम ये फिनोमिना को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रास्टर फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए, आइए हम इसको समझते हैं कि हम रास्टर और वेक्टर में कैसे इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा रियल वर्ल्ड फिनोमिना को दिखा रहा है जिसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एक नदी यहाँ पे बह रही है, कुछ पेड़ वृक्ष हैं इधर और एक घर यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम इसको रास्टर के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो जैसे आपने पीछे लेक्चर में भी देखा होगा, रास्टर का मतलब है हम डेटा को एक ग्रिड या पिक्सेल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हर एक सेल या पिक्सल एक इन्फॉर्मेशन या एट्रीब्यूट को स्टोर करता है। तो अगर हमें इस रास्टर में इस नदी को दर्शाना है तो मान लीजिए कि ये ग्रिड को हम इस रियल वर्ल्ड फिनोमिना में रखते हैं, तो जहाँ जहाँ वो रिवर क्रॉस करती है तो वो सब पिक्सल्स हमारे नदी को या रिवर को दर्शाएगा। वो पिक्सल जहाँ पे पेड़ आ रहे हैं वो सब हम ऐसे उनको इन्फॉर्मेशन पिक्सल्स को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हाउस को भी हम एक पिक्सल में स्टोर कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें ध्यान में रखती हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन क्या है, किस स्केल पे आप मैपिंग कर रहे हैं, वो सब भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमने बोला था तीन चीज़ें होती हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। तो अगर हम सपोज़ घर को दिखाना चाहेंगे तो हम एक बिंदु से दिखा सकते हैं। अगर हम नदी को दिखाना चाहेंगे तो हम बिंदुओं को कनेक्ट करके एक लाइन बना सकते हैं। और हम अगर ये ट्रीज़ को दिखाना चाहते हैं तो हम एक पॉलीगन बना सकते हैं जिसमें पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम होता है। तो वेक्टर डेटा में तीन चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स, लाइन और पॉलीगन, जिनके थ्रू हम किसी भी फिनोमिना को दिखाते हैं। और रास्टर डेटा में हम पिक्सल्स या ग्रिड द्वारा उस फिनोमिना को दिखाते हैं। प्राइमरी रूप से वेक्टर जो है वो डिस्क्रीट फीचर के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि रास्टर जो है अगर आपको कुछ कंटिन्यूस सरफेस या कंटिन्यूस फिनोमिना दिखाना है उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि सपोज़ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जबकि वेक्टर डिस्क्रीट डेटा, जो कि वैसी चीज़ें जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ जगह पे होती हैं, उनके लिए वेक्टर डेटा एक अच्छा प्रारूप होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, सपोज़ ये हमने बहुभुज या पॉलीगन के थ्रू ये तीन एरिया को दिखा रहे हैं। अगर यही चीज़ हम रास्टर में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक पिक्सल में जहाँ पे वो लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो आधा पिक्सल भी हो, फिर भी हमें उसको लेना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉपर मेज़रमेंट चाहिए, एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए, तो वेक्टर डेटा उस केस में अच्छा होता है। दूसरी चीज़ अगर आप और देखें, रास्टर के केस में आपको बस एक टॉप ये वाला बिंदु एंकर पॉइंट मिलता है, जिसके थ्रू आप सारे पॉइंट्स की लोकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन पता है और हमें सेल का रेजोल्यूशन पता है, तो हम उसमें ऐड करके बाकी सेल की पोजीशन निकाल सकते हैं। जबकि वेक्टर में हर एक पॉइंट का एक्स और वाई या उसके कोऑर्डिनेट अलग से स्टोर होते हैं।
अगर हम सिमिलरली हम डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करें या एरिया मेजरमेंट की बात करें तो वेक्टर में वो ज़्यादा अच्छे होंगे, सटीक होंगे, ना कर कि रास्टर में। अगर दूसरे प्रारूप में देखें तो वेक्टर जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जबकि रास्टर एक सिंपल मॉडल है। इसको हम एक मैट्रिक्स या ग्रिड भी समझ सकते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल लेयर्स को ओवरले करना है तो रास्टर में बहुत आसानी से और जल्दी वो हो सकता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो वेक्टर में, जैसे मैंने बोला, अगर एरिया या पेरीमीटर निकालना है तो ये काफ़ी सटीक हो सकता है। और कुछ चीज़ें जैसे हमें अगर नेटवर्क एनालिसिस करना है या शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसके लिए भी वेक्टर वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे कि डेटा किस किस सोर्सेज से जीआईएस में आ सकता है, क्योंकि हमने समझा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला कदम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। अब अगर हम डेटा के सोर्सेज की बात करें जो कि जीआईएस में यूज़ हो सकते हैं, तो हम उपग्रह के चित्र को यूज़ कर सकते हैं। आप जीपीएस को फील्ड में ले जाके वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी पीछे स्लाइड्स में देखा, हम एड्रेस को भी जियो कोड कर सकते हैं। दूसरा, सपोज़ अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है या एक्सेल फाइल है जिसमें आपके कोऑर्डिनेट स्टोर्ड हैं, उसको भी आप जीआईएस में एज अ पॉइंट फाइल को बना सकते हैं। आप पेपर बेस्ड नक्शों को भी स्कैन करके हम जीआईएस में ला सकते हैं। और आजकल विभिन्न एजेंसियों के पास भी डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होता है, वो भी हम डायरेक्टली वेबसाइट या पोर्टल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर भुवन पोर्टल में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेटा सेट्स वहाँ पे मिलेंगे जो आप फ्री वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना नया डेटा कुछ बनाना है तो आप डिजिटाइजेशन या स्कैनिंग और ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन के माध्यम से उसको जीआईएस में ला सकते हैं। तो पहले आप इमेज को स्कैन करके आप जीआईएस में लाके उसको जियो रेफरेंसिंग करके देन उसमें से जितने भी फीचर्स हैं आप उसमें डिजिटाइज के माध्यम से उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि स्पेशल डेटा ही नहीं, एट्रीब्यूट डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से या डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो जीआईएस एक तरह का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको कि हम एक स्पेशल या स्थानिक स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि दोनों स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा को स्टोरेज और प्रबंधन की फीचर्स को उपलब्ध कराता है। जनरली हम जब हम गुण डेटा या एट्रीब्यूट डेटा की बात करते हैं तो जीआईएस में वो जनरली रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, जिनको हम रिलेशन या रोज़ एंड कॉलम्स भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स के नाम हैं। लेबल आईडी है, पीएच है, डेप्थ है और फर्टिलिटी है। और 2 हमारे पास यहाँ पे टपल्स या रोज़ हैं। और ये जो हैं लेबल आईडी, जैसे हमने कहा, एट्रीब्यूट्स या कॉलम को दर्शाता है। अगर आप वेक्टर की बात करेंगे तो हर एक पॉइंट, लाइन या पॉलीगन के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिकॉर्ड एंटर होता है जिसको हम फीचर एट्रीब्यूट टेबल बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट में ये आपको ये एंट्री उसकी मिलेगी। तो अगर आप पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो टेबल सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर टेबल में कुछ रो को सेलेक्ट करेंगे, टपल को, तो ऑटोमेटिकली मैप में वो फीचर को सेलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हर एक फीचर जो हम कैप्चर कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एट्रीब्यूट्स को भी स्टोर करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि नॉट ओनली ज्योमेट्री या लोकेशन को स्टोर करना, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें इस को कैप्चर करना ज़रूरी है, जिससे कि अब हम पता कर सकें ऐसी कौन सी वेल्स हैं जिनका पीएच वैल्यू किसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है नहीं, तो हम एट्रीब्यूट बेस्ड क्वेरी से उसको निकाल सकते हैं। जनरली क्वेरी करने के लिए डेटाबेस की लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जीआईएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो डेटा डिस्प्ले और प्रिंटिंग और उसकी फैसिलिटी हमें देता है, डेटा प्रदर्शन की। तो प्रदर्शन हम उसको हमने जब हमारा एनालिसिस हो गया तो हम उसको एक नक्शे के फॉर्म में बना सकते हैं। और नक्शे के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, लेजेंड, स्केल बार और जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहें उसको करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या अपनी स्लाइड में उसको डाल के दर्शायित कर सकते हैं। जीआईएस का बहुत अच्छा एडवांटेज हमें डेटा को एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है। तो
डेटा को एक्सप्लोर हम दो तरह के कर सकते हैं। एक हम मैप बेस्ड फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा हम क्वेरी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम मैप बेस्ड की बात करें तो हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं और नया मैप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस तस्वीर को देखें तो हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा है जिसमें डिफरेंट तरह के लैंड यूज़ को दर्शाया गया है, बट मैं इस मैप को फर्दर रिक्लासीफाई कर सकता हूँ अपनी सहूलियत या अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से और उनको सूटेबिलिटी इंडेक्स दे सकता हूँ। तो पर्टिकुलर लैंड यूज़ को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। सपोज़ 21-22 को हम एक पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, सिमिलरली दूसरा प्रेफरेंस किसी और लैंड यूज़ को दे सकते हैं और इसको फिर हम अपने मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कि फीचर बेस्ड क्वेरी की हम बात कर रहे हैं तो हम दो तरह से डेटा को क्वेरी कर सकते हैं। हम एक एट्रीब्यूट के बेस पे क्वेरी कर सकते हैं और दूसरा लोकेशन के बेस पे हम क्वेरी कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट जैसे हमने समझा था, क्योंकि स्थान की लोकेशन के साथ साथ हमारे पास एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है, तो हम एट्रीब्यूट बेस्ड क्वेरी से हम वो लोकेशंस या वो फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उन फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारी एट्रीब्यूट डेटा में हमने कैप्चर करी है। जैसे मान लीजिए हमें वो लैंड यूज़ देखने हैं जिनका टाइप फॉरेस्ट है, तो हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू फॉरेस्ट करके कंडीशन देके उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि सेलेक्ट बाय लोकेशन की बात है या स्पेशल क्वेरी की बात है, तो वहाँ पे हम एक लेयर का रिलेशन दूसरी लेयर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वो सब सिटीज़ को सेलेक्ट करना है जो कि एक स्टेट्स के अंदर हैं, तो हम ये स्पेशल क्वेरी के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो अलग अलग लेयर्स हैं, एक हमारे पास स्टेट लेयर है और एक हमारे पास पॉइंट सिटीज़ लेयर है। तो हम ये देख सकते हैं कौन सी सिटीज़ उस स्टेट के अंदर है, उस जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, वो हम अगले स्लाइड में उसको अध्ययन करेंगे, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो दो तरह की क्वेरीज हो सकती हैं, एक एट्रीब्यूट जो कि हमने डेटा को कैप्चर करके हमारे डेटाबेस में स्टोर है उसके बेसिस पे, दूसरा एक लेयर को दूसरी लेयर के स्पेशल रिलेशनशिप देख के हम कर सकते हैं। तो स्पेशल रिलेशनशिप को समझने के लिए हम टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। टोपोलॉजी हम डिफ़ाइन करते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि बताता है कि कुछ चीज़ें जो हैं चेंज बिल्कुल नहीं होती हैं अगर हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दें। मान लीजिए ये हम मैप दिखा रहे हैं और ये एक रबर शीट पे ये मैप को बनाया गया है। इसमें ABCDE पॉलीगन्स हैं और ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। अगर हम इस कोने से लेकर इसको हम खींच दें तो हम देखेंगे कि मैप तो डिस्टॉर्ट हो गया है, तो उसकी डायमेंशंस भी चेंज होंगी या एरिया वगैरह भी चेंज हो गया है, बट इम्पॉर्टेंट चेंजेस चेंज नहीं हुई हैं। अगर आप देखें A अभी भी B के नज़दीक में है, D जो है E जो है D के अंदर है, इनसाइड में है, या D E को कंटेन कर रहा है, और C और A आपस में एक दूसरे के नेबर्स हैं। दूसरा अगर आप देखें दो पॉइंट अभी भी 4 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, जबकि हालांकि उसका लेंथ वगैरह डिस्टॉर्ट हो गया। तो अगर हम देखें तो रिलेशनशिप जो रहती है वो चेंज नहीं होती है, हाउएवर जो उनके फीचर्स की शेप हैं और साइज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम GIS में हम बात करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप की, हम 3C की बात करते हैं। हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम कंटिग्यूटी की बात करते हैं और तीसरा कंटेनमेंट की बात करते हैं। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि क्या जो लाइंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, क्या वो नेटवर्क फॉर्म करती हैं। तो अगर आप देखें जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढते हैं गूगल मैप में, तो जब तक वो रोड सेगमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ से वो पाथ उसको नहीं दिखाएगा। तो ये दिखाता है कि क्या रोड सेगमेंट, कौन सी रोड सेगमेंट किसके साथ कनेक्टेड है। दूसरा है कंटिग्यूटी या समीपता। जैसे हम देख रहे हैं कि इस पॉलीगन में हमारे पास मान लीजिए लाइन A1 है जो बीच वाली लाइन है, हम कह सकते हैं उसके लेफ्ट तरफ A है, उसके राइट तरफ B है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन किसका नेबर है। सिमिलरली हम ये भी पता कर सकते हैं कंटेनमेंट के द्वारा कि जैसे कि पॉलीगन B जो है पॉलीगन A के अंदर है या भीतर है। तो ये सब रिलेशनशिप्स के द्वारा ही हम अपनी स्पेशल क्वेरीज का आंसर कर सकते हैं, और टोपोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे GIS सिस्टम्स में।
विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं जिनको 8 मूल रूप से डिफाइन किया गया है। एक है डिसजॉइन, मतलब कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा मीट, जहाँ पे उनके बॉर्डर्स मीट हो रहे हैं या आपस में जुड़े हुए हैं। इस मीट रिलेशनशिप को लेके हम पता कर सकते हैं इंडिया के नेबर्स कौन है, मान लीजिए। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि दो फीचर पूरा एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं क्या एक फीचर दूसरे के कंटेन करता है या उसके इनसाइड में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, एक हम इनसाइड की बात कर रहे हैं और एक कंटेन्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड में जाऊँ तो हमने यहाँ बात करी थी कि पॉलीगन बी इज़ विद इन पॉलीगन ए, या बहुभुज बी बहुभुज ए के भीतर है। तो इनसाइड और कंटेन्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको सोर्स और टारगेट कह रहे हैं। सपोज़ मुझे सेलेक्ट करना है कौन से ऐसे वाटर बॉडी हैं जो किसी पॉलीगन फीचर के अंदर हैं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि इनसाइड मतलब वो उसके भीतर है। अगर हमें पता करना है ऐसी कौन सी एरियाज़ हैं जो कि वाटर बॉडी को कंटेन करते हैं, तो हम यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन ही बदल रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट इज़ सेम। तो अगर हम बोलें कि पॉलीगन बी जो है पॉलीगन ए के विदिन है, या पॉलीगन ए पॉलीगन बी को कंटेन कर रहा है, तो आपको किसको सेलेक्ट करना है? आपको बी को सेलेक्ट करना है या आपको ए को सेलेक्ट करना है? तो सोर्स और टारगेट का ही फ़र्क है। दूसरा आप देखें कवर्स और इनसाइड कंटेन और कवर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो हम कम्प्लीटली इनसाइड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भीतर है, उनकी सीमाएं टच नहीं हो रही हैं। जबकि कवर्ड और कवर्स में ये उनकी सीमाओं को भी टच कर सकता है। एक और रिलेशनशिप है ओवरलैप, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या दोनों में कोई समानता है या नहीं। अब हम GIS की क्वेरिंग फीचर के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हमने पीछे स्लाइड में देखा कि हम दो तरह की क्वेरीज हो सकती हैं, एट्रीब्यूट क्वेरी और स्पेशल क्वेरी। एट्रीब्यूट क्वेरी जैसे हमने कहा था कि हम SQL के माध्यम से DBMS यूज़ करता है, और उसके जो डेटा हमने एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर किया है उसके माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा स्पेशल क्वेरी, जैसे हमने कहा था, स्पेशल टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप को यूज़ करके वो आंसर करता है, जैसे कि किसी वस्तु के स्थान या स्थान से संबंधित क्वेरी। मान लीजिए हमें ये देखना है कि स्कूल में से 1 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम ये स्पेशल क्वेरी के माध्यम से देख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि स्पेशल क्वेरी के माध्यम से हम एक फ़ीचर को रिलेशन दूसरे फीचर से देख सकते हैं। मान लीजिए हमें ऐसे स्कूल्स को ढूंढना है जो कि फ्लड बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, कंटेन्ड हैं, तो हम ये स्पेशल क्वेरी से उसको पता कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम स्पेशल रिलेशनशिप क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कंटेन्ड। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में आ रहे हैं GIS का, वो है डेटा एनालिसिस। तो GIS हमें डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने की हमें क्षमता देता है, बट हमने जो डेटा हमने कैप्चर किया है उसको हमारे जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए और अपने रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए डेटा को एनालाइज करने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है। इसके लिए GIS बहुत तरह की टूल्स हमें उपलब्ध कराता है। जब हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसी जानकारी की गणना जो मौजूदा संग्रहित डेटा में से नई अंतर्दृष्टि या इंसाइट को प्रदान करती है। GIS में बिकॉज हमारे पास दो तरह के डेटा मॉडल होते हैं, रास्टर और वेक्टर, तो हम दोनों तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। हम रास्टर बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं और वेक्टर बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखेंगे तो एक एक एग्जांपल दिया गया है रास्टर और वेक्टर का। लेफ्ट हैंड साइड में ये वेक्टर बेस्ड एनालिसिस है। यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर दिए गए हैं जो कि पॉलीगन टाइप की हैं। सपोज ये लेयर 1 है जिसमें 2 पॉलीगन है AB, लेयर 2 जिसमें 2 पॉलीगन है 1, 2, लेयर 3 जिसमें 2 पॉलीगन स्मॉल a और स्मॉल b। और जैसे हमने कहा बहुत सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। हम यूनियन कर सकते हैं, हम कॉमन एरिया देख सकते हैं, हम एक से दूसरे को क्लिप कर सकते हैं, सबसेट कर सकते हैं। सिमिलरली रास्टर में भी वैसे ही अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम तीनों इस लेयर को एक सैंडविच करें या एक दो तीनों को इंटीग्रेट करें, तो आप देखेंगे अगर ये लेयर 1, 2 और ये 3, अगर हम तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं
तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये लेयर आपस में इनके जो सेगमेंट्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नया नया पॉलीगन आउटपुट लेयर में बन गया है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नए पॉलीगन जहाँ जहाँ वो लाइन सेगमेंट तीनों लेयर में इंटरसेक्ट हुए वो बने हैं। बट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर आप देखें इस पॉलीगन में हमारे पास पॉलीगन की वैल्यू ए यहाँ से इस वाली लेयर से आ रही है, 1 इस लेयर में आ रही है क्योंकि ये जो हिस्सा है वो रफली इस हिस्से में आता है। सिमिलरली इसमें बी एरिया आ रहा है क्योंकि वो एरिया रफली इस हिस्से में आता है। तो नॉट ओनली न्यू पॉलीगन्स बन रहे हैं, बट अगर आप देखें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में इनहेरिट होकर न्यू लेयर्स में आ रही है। अगर हम रास्टर की बात करें तो हम जैसे हमने बात किया था, हम फिनोमेना को ग्रिड या सेल्स के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ए 1 2 और 3, और सपोज़ हम उनका एवरेज ले रहे हैं तो हम उसको 3 + 2 + 4 ऐसे करके हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ हमें सिंपल बैंड रेशो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, या NDVI निकालना है तो हम सिंपल बैंड बेस कंप्यूटेशंस को कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर के यूनियन ऑपरेशन को समझ रहे हैं, जो कि हमने पीछे एक ग्राफिक के थ्रू समझा था। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक लैंड पार्सल की लेयर है और एक सॉइल टाइप की लेयर है, और दोनों को हम सैंडविच या यूनियन करते हैं, तो आप देखेंगे कि नए छोटे छोटे पॉलीगन और बने हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, अब हमारे पास हर एक लैंड पार्सल में 2 तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सॉरी, नए लैंड पार्सल बन गए हैं, बट हर एक लैंड पार्सल में अब सॉइल टाइप की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली देखते तो ये लैंड पार्सल्स अलग थे, सॉइल टाइप अलग थी। अगर हमने दोनों को जब यूनियन किया तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ दोनों लेयर्स का इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे और लैंड पार्सल्स का सब डिवीज़न हुआ। बट इम्पॉर्टेंट क्या था कि अब लैंड पार्सल के साथ साथ हमें सॉइल टाइप उस लैंड पार्सल में क्या है वो भी हमें मिल गई है। जैसे कि हमने यहाँ पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि जब हम यूनियन करते हैं तो एट्रीब्यूट इनहेरिट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ये देखा है कि हर एक लैंड पार्सल में अब हमें सॉइल टाइप की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, जो कि अगर हम अलग अलग से देखते तो हमें नहीं थी। इसलिए मैंने जैसे शुरू में अपने आपको कहा था कि GIS का स्टैक लेयर स्टैक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बताता है कि हम लेयर्स को इंडिपेंडेंटली एनालाइज भी कर सकते हैं और मल्टीपल लेयर्स को इंटीग्रेट करके न्यू इन्फॉर्मेशन भी बना सकते हैं। एक बहुत सिंपल और एक यूज़फुल ऑपरेशन GIS में बफरिंग, और जिसको हम प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस या नेबरहुड एनालिसिस भी बोलते हैं, जैसे किसी वस्तु के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करना। और बफरिंग हम बोलते हैं एक इलोंगेटेड एरिया जो कि हम किसी फीचर के अराउंड बना सकते हैं। सपोज़ अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम उसके एक परिनिधि पे एक पॉलीगन बना सकते हैं। सपोज़ इसमें हम डिस्टेंस दे देते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। सिमिलरली हम उसको लाइन के में भी बना सकते हैं, पॉलीगन में भी बना सकते हैं। नाउ इस बफरिंग का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सिंपल टूल है, जैसे मैंने कहा बहुत जगह यूज़ होता है। मान लीजिए ये रोड सेगमेंट है और इस रोड को हमें चौड़ाईकरण इसका होना है, और जो इसकी प्रतिनिधि चौड़ीकरण में जो उसके प्रतिनिधि में जो दुकानें या घर आएंगे उनको कंपनसेशन करके रिलोकेट करना है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से घर हैं या दुकानें हैं जो कि अगर इस रोड का एक्सपेंशन होगा उस पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो हम एक बफ़र बना सकते हैं 60 मीटर ईदर साइड ऑफ इस रोड में, और फिर हम सिंपल इंटरसेक्ट ऑपरेशन से पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे घर आएंगे। बहुत सिंपल टूल है और बहुत जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जैसे अब आप आरोग्य सेतु में कहते हैं कि मेरी लोकेशन यहाँ है और मुझे वो ऐसे कितने और पेशेंट हैं जो इस दायरे में कोविड से ग्रस्त है, सिमिलर प्रिंसिपल को यूज़ करके वो कर सकते हैं। हम बफ़र एक ही नहीं, हम मल्टीपल बफ़र्स भी बना सकते हैं। सपोज़ हमें पता करना है ऐसे कितने स्कूल्स हैं जो कि 100 मीटर के दूरी पे अवेलेबल हैं रोड से, और जो कि 100 से 200 मीटर पे अवेलेबल हैं या 200 से 300 मीटर पे अवेलेबल हैं। ये भी हम मल्टीपल रिंग बफ़र बना के कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रास्टर बेस्ड ऑपरेशंस की भी बात करते हैं। जब हम रास्टर की बात करते हैं, जैसे हमने कहा था, हम सेल बाय सेल या बेसिस पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है।
क्योंकि हम पूरा सेल बाय सेल के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। अगर हमें रीसैम्पलिंग की ज़रूरत है, अगर दो डेटा अलग रिजोल्यूशन के हैं तो उनको रीसैम्पल करके एक जगह हम ला सकते हैं उससे पहले। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं मैप अलजेब्रा, जिसमें कि नई वैल्यू को एक अलजेब्रा जो कि मैप के ऊपर हो रहा है उसके माध्यम से निकालते हैं। हम उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कि एक आउटपुट रास्टर विल बी इक्वल टू द रास्टर एक्सप्रेशन, जिसमें मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं और वो आपस में लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेट होके नया आउटपुट लेयर बना सकते हैं। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल समझें, मान लीजिए हमारे पास एक लैंड यूज़ लेयर है और हमारे पास एक स्लोप लेयर है, और हमें पता करना है ऐसे एरिया को निकालना है जो कि फॉरेस्ट हो और जहाँ पे स्लोप जो हो स्टीप हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली लेयर से हम वो एरिया को निकाल सकते हैं जो कि फॉरेस्ट हैं, और दूसरी लेयर स्लोप लेयर में से वो लेयर को निकाल सकते हैं जो स्टीप स्लोप पे है, और दूसरा का हम लॉजिकल ऑपरेशन एंड लगा सकते हैं, क्योंकि एंड वही जगह देगा जहाँ पे वो पिक्सल फॉरेस्ट भी होगा और वो स्टीप भी होगा। तो हम ऐसे नई इन्फॉर्मेशन को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जीआईएस में रास्टर बेस्ड एनालिसिस को 4 तरीक़ों से परिभाषित किया गया। 4 तरह के होते हैं। एक होता है लोकल, मतलब हम उसको सेल बाय सेल कर रहे हैं, हर एक सेल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा है फोकल या नेबरहुड बेस्ड ऑपरेशन, जहाँ पे ना कि उस पर्टिकुलर सेल पे बट उसकी प्रतिनिधि पे जो उसके नेबरिंग पिक्सल्स हैं उनको भी देख रहे हैं। तीसरा है जोनल, इसमें क्या है कि सेल बाय सेल नहीं, उनके नेबर नहीं, बट पूरा एक ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को हम एज अ जोन डिफाइन कर रहे हैं और उस जोन को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए सारे सॉइल पिक्सल्स का हम एज अ जोन कंसिडर करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो सॉइल टाइप, उनका एलिवेशन लेवल कितना है, तो हम जोनल स्टैटिस्टिक्स करके पता कर सकते हैं। चौथा है ग्लोबल, जिसमें हम पूरी इमेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक जान सकते हैं। एक एग्जांपल होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो लोकल की हम जैसे बात कर रहे थे सेल बाय सेल, तो जो भी आपके सपोज बैंड ऑपरेशंस हैं या सपोज एनडीवीआई कंप्यूटेशन, वो आपका लोकल ऑपरेशंस में आएगा, जिसमें हर एक सेल बाय सेल वैल्यू पे ऑपरेशन होता है। एक और एग्जांपल आता है इसी कैटेगरी में, जिसको हम रिक्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें अगर सपोज़ हमारे पास एक कंटिन्यूस रास्टर है जो कि डिस्टेंस दिखाता है, उसको हम फर्दर सूटेबिलिटी डिस्टेंस प्रेफरेंस मैप, रिक्लासिफाइड मैप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों से दूरी दर्शाने वाले रास्टर को हम 3 क्षेत्रों में इधर हमने बांट दिया है। मान लीजिए 0 से 10,000 मीटर, देन 10,000 से 20,000 एंड 20,000 से 20,000 एंड अबव हमने उसको तीसरे प्रेफरेंस में डाल दिया है। तो अगर आप देखें इनपुट कंटिन्यूस है, बट हमने उसको अपने सुविधा अनुसार नया डेटा उसी डेटा को यूज़ करके बना दिया। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हर एक सेल बाय सेल पे ऑपरेशन हो रहा है। जहाँ तक कि फोकल की बात है, तो फोकल हम उसके सेल नहीं, उसकी आसपास के नेबरहुड के को भी दर्शाते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में सेम कॉन्सेप्ट को हम कन्वोल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए अगर ये हमारा 3x3 विंडो हमने दिखाई है और हमें सेंट्रल पिक्सल की वैल्यू को कंप्यूट करना है, इधर हम फोकल सम कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे देखें, इसको हमने हटा दिया है सिंपलिस्टिक फॉर्म के लिए। अगर हमें सेंट्रल पिक्सल की वैल्यू जो कि सम है, वो हमने कैसे निकाला, वो हमने करा 3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 4 एंड देन हम फिर बाद में उसको 5 जो सेंट्रल पिक्सल की वैल्यू है उसको भी ऐड करेंगे, तो ये हमारा फोकल सम आ गया। सिमिलरली आप फोकल मीन भी निकाल सकते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। तीसरा तरह का ऑपरेशन जोनल ऑपरेशन होता है। जैसे हमने कहा था कि सेल बाय सेल नहीं, नेबरहुड ही नहीं, बट पूरे जोन पे ऑपरेशन करने के लिए ये अच्छा एक टूल आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सपोज़ हमने जोन्स डिफ़ाइन करें। जोन हम फीचर के माध्यम से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या रास्टर लेयर भी एज ए इनपुट दे सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि उन जोन्स में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलिवेशन क्या है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर एक जोन के जितने भी पिक्सल्स होंगे सबको सेम वैल्यू मिलेगी। और चौथा तरह का ऑपरेशन है ग्लोबल, जिसमें हम एग्जांपल जैसे हमने कहा यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसमें हर एक पिक्सल ये दर्शाता है कि वो किस नज़दीकी रोड सेगमेंट से कितनी दूरी पे है। तो ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है जो कि बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की। फाइनली अब हम बात करते हैं, हमने अभी समझा जीआईएस के डेफिनेशन, जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है, जीआईएस
कि कॉमन एप्लीकेशन हम डे टू डे में क्या यूज़ करते हैं, जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जीआईएस क्या क्या सुविधाएं हमें प्रोवाइड करता है। और हमने ऑल्सो ये भी देखा कि जीआईएस जो स्पेशल डेटा एनालिसिस है हम रास्टर और वेक्टर फॉर्म में दोनों में कर सकते हैं। उनकी खूबियाँ और प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया और थोड़े से हमने टूल्स के बारे में भी देखा जो कि वेक्टर और रास्टर मोड में कर सकते हैं। अब हम थोड़ा जीआईएस के अनुप्रयोग की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जीआईएस जो है हमें 4 प्रमुख यूज़ केस हो सकते हैं: मैपिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए और मॉडलिंग के लिए। और ये विभिन्न विषयों और एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जीआईएस का यूज़ काफ़ी व्यापक है। मैपिंग, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, मॉडलिंग, आप उसको लैंड रिसोर्सेज, जियोलॉजिकल एप्लीकेशन, फॉरेस्ट रिलेटेड एप्लीकेशन, ट्रैफिक, म्यूनिसिपैलिटी, इमरजेंसी, सर्वेइंग के लिए और क्राइम वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सब हर जगह पे जीआईएस का इस्तेमाल है। इवन सर्वेक्षण विभाग बहुत जो ऐसे वन एफएसआई, जीएसआई सब इसका उपयोग करते हैं। सिमिलरली लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट या भूमि संसाधन के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। सिमिलरली भू वैज्ञानिक अनुप्रयोग जैसे भूजल प्रबंधन, खनिज और तेल की खोज में भी ये सुविधा प्रदान करता है। सिमिलरली वन प्रबंधन जैसे फॉरेस्ट मैप्स बनाने में, फॉरेस्ट कवर टाइप, प्रोटेक्टेड एरिया की चिन्हित करने में भी ये सुविधा प्रदान करता है। सिमिलरली इमरजेंसी मैनेजमेंट में ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि अगर सपोज़ कहीं पे इमरजेंसी हुई तो हम कैसे निकास मार्गों को पहचान कर सकते हैं जिससे कि आपदा के दौर में लोगों जो अफेक्टेड हैं उनको हम निकाल सकें। सिमिलरली क्राइम मैनेजमेंट या अपराध प्रबंधन में भी उन लोगों को पहचानना, हॉटस्पॉट की कहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए। सिमिलरली नगर पालिका भी जीआईएस का यूज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, ट्रांसपेरेंसी लाने में और सिटीजन्स को सुविधा प्रदान करने में मानचित्र के आधार पे सुविधा प्रदान करता है। तो इसके अब मैं रुकूंगा, अब मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगा। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चंस हमको भेजें। धन्यवाद।